हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। अभी भी यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीन से एक क्वेश्चन नोट कर सकते हो। बुक में दिया हुआ वैसे तो क्वेश्चन एज इट इज़ वैसा ही है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सरल घनीय, लिख लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लिखिए। सरल घनीय, अंतः केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय संरचना के लिए 100,110 तथा 111 दर्शाइए तथा इन जालक तलों के मध्य अंतराल DHKL ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। तो किस तरीके से करना है देखो। सबसे पहले तो जालक अंतराल की बात करें। जालक अंतराल किसके इक्वल होता है? यहाँ पर सरल घनीय संरचना दी हुई है, इसलिए ए बराबर बी बराबर कितना है? सी है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? डी इक्वल्स टू एच अपॉन, हम कितना लिख सकते हैं? ए बराबर बी बराबर सी है, तो उस केस में डी बराबर ए अपॉन, डिराइव किया था हम लोगों ने ये वाला, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होता है। देखो हमें यदि ये तलों के बीच की दूरी निकालनी है तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एच की होगी, के की होगी और एल की होगी। सबसे पहली चीज़ तो समझो, मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक तो कौन सा दिया हुआ है? तल 100। तो 100 तल को बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक ही एक्सिस, एक ही एक्सिस और ये एक्सिस, एक एक्सिस ये वाली। ठीक है, हमारे पास में एक तल है। तल कौन सा? सपोज ये 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दूं इसका ढंग से। ठीक है, एक ये हो जाएगा, केवल ये वाला, जो ये वाला भाग है ना, केवल ये वाला, क्योंकि 100 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। हम लोगों ने शुरू में देखा था, ये क्या है? 100, ये वाला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर नेक्स्ट वाला तल और लगा दूं, ये वाला, जैसे इसके आगे और होगा कुछ इस तरीके से। ये भी क्या होगा? 100। आप ये कह सकते हो सिर्फ 100 नहीं होगा, पर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि यदि मिलर इंडिसेस एक दूसरे के इक्वल हो या क्या हो, एक निश्चित अनुपात में हो, तो उस केस में क्या होगा? उनके लिए जो भी प्लेन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। वापस से एक नया डायग्राम और बना लिया आगे, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये वाला भाग हो जाएगा, इसको और ले आगे की तरफ बढ़ा के, तो ये वाला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोगों ने डायरेक्ट किया, ये वाला भाग कौन सा है? 100। क्लियर है? सभी समानता ध्यान रखना। यदि ना भी ध्यान हो तो मैंने नोट भी लिखवा रखा आप लोगों को। ना भी ध्यान हो तो यदि हमारे पास में जो भी मिलर इंडिसेस है वो कैसी हो? इक्वल हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो क्या कहा जा सकता है कि उन मिलर इंडिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्लेन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? अब देखो मुझे क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कौन सी? कोई भी दो तलों के बीच की दूरी। ये भी क्या होगा? एक तल होगा। ठीक है, ये हम लोग क्या कर लें? एक डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको किसके लिए निकालनी है? 100 के लिए। ठीक है, तो डी किसके लिए? 100 के लिए कितना आएगा? ए अपॉन एच की वैल्यू कितनी? 1, बाकी की वैल्यू 0 तो कितनी? ए। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि ये वाला क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है, और क्यूब का जो भी डिस्टेंस वो कितना है? चौड़ाई या ऊंचाई या जो भी विड्थ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? ए ही है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी? ए ही होगी। तो ये वाला कैलकुलेट होके भी कितना ही आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो अपने पास ये आ गई, डी 100 बराबर कितना? ए। दूसरा और देखते हैं, ये वाला किसके लिए? 100 के लिए। अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 110 के लिए चेक करते हैं। तो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया फिर से। ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं? 111 के लिए। तो 111 के लिए करें, कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ ये आ जाएगा,
ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए आ जाएगा, 1 1 के लिए। अब क्या करना है, ये जो मैंने लाइनें खींची ना इस तरीके से, ये वाला और ये वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस डी निकालनी है मुझे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से कि ये एक प्लेन है ये वाला, और एक ये वाला प्लेन है। इन दोनों प्लेन के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, दोनों तलों के बीच की डिस्टेंस डी होती है। किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, कितना 1 1 है तो कितना आ गया √2, क्योंकि यहाँ किसके लिए 1 1 0 के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं काम में ले रहा हूँ। यदि ये डायग्राम नहीं बना हो तो एक सेपरेट में डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमें क्या करना, 1 1 और 0, अक्स को क्या ले लो 1 ले लो, तो एक्स को 1 ले लिया। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसा, वाई को भी क्या ले लो 1 ले लो, तो कितना लिख दूँ, ये लिख दूँ। ठीक है, दोनों को काट दो। अब आप कहोगे सर और जेड को कितना ले लो 0 ले लो, यानी कि पैरेलल कर दो। तो कुछ इस तरीके से संरचना बना दो। इसी संरचना को मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये वाली संरचना है, ये अपने पास में कितना है 0 है, ये वाला अपने पास सपोज 1 है। तो ये लाइन एक बार खींच देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक ही बात होगी ये, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो तो कुछ इस तरीके से खींच दो। ठीक है, इसके जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसको कहाँ पे काटता है 1 पे काटता है, और इसको भी कहाँ पे काटता है 1 पे काटता है। इस लाइन की बात करूँ तो ये वाला लाइन या ये वाला पॉइंट है, इसको यहाँ काट रहा है, इसको यहाँ काट रहा है, ये वाला भी 1 पे काट रहा है, सपोज ये वाला भी उस पे काट रहा है 1 पे काट रहा है। अब इसको सीधा का सीधा ऊपर लेके जाएं तो ये क्या चलेगा, जेड के पैरेलल चलेगा, और कुछ इस तरीके का जाएगा। ठीक है ना, तो कई तरीके से बना सकते हैं, हम लोगों में से कोई एक तरीका लेके चल रहे हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और बन सकती है हमारे पास में, कौन सी 1 1 1। ठीक है, तो उस केस में हम कितना लिख सकते हैं, डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखो इस बार तीनों आएंगे, तो वापस से कुछ इस तरीके से पहले बना ले। देखो थोड़ा सा डायग्राम का है, मैं आप लोगों को डायग्राम शो कर दूंगा, अच्छे से विजुअल हो जाए आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर, 3D चल रही है ना थोड़ी। आगे तो वापस से अपने मैथमेटिक्स चल जाएगी, फर्स्ट मिनट में थोड़ी सी बस 1 2 टॉपिक में और 3D की वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, 1 1 1 की बात करें तो क्या करें, सभी को 1 1 के ऊपर इंटरेक्ट करवाएं। तो कितना लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ काट दो इसको, ये कुछ आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास में क्या जाएंगे, ये 1 1 1 के लिए आ जाएंगे। तो D 1 1 1 के लिए कितना आएगा, A/√3 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये वाले कर लिए होंगे, और मैंने जब स्टार्ट किया था टॉपिक उस टाइम पे भी आप लोगों को ये सब चीज़ें समझाई थी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अपने अपने पास में यदि कैसी संरचना है, सरल घनीय है, सिंपल क्यूबिक है, तो उस केस में 3 डिस्टेंस आएंगी, एक तो 1 0 0 के लिए आएंगी, एक 1 1 0 के लिए आएगी, और एक 1 1 1 के लिए आएगी। तीनों का क्या होगा, एक तो ए होगा, ए कितना होगा, A/√2 होगा, और ए कितना होगा, A/√3 होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में क्या आएगा, एक बीसीसी स्ट्रक्चर आएगा। देखो बीसीसी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात करूं मैं तो बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में एक अंदर की तरफ भी क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। ठीक है, एक एटम अंदर की तरफ भी रखा जाएगा। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से तल खींचने हैं कि ये वाला एटम भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। तो आप सोच के देखिए, तो वो यहाँ क्या हो सकता है, एक तल हो सकता है, एक तल कहाँ हो सकता है, इस जगह हो सकता है। ये किसकी बात कर चल रही है,
100 की, और एक तल बीचों बीच भी तो हो सकता है, ताकि इस वाले एटम को वो साथ में ले ले। ठीक है, यानी ये एटम कहाँ पे रखा हुआ, इस सेंटर के ऊपर रखा हुआ, तो बीचों बीच भी तो एक क्या डाल सकते हो आप लोग, तल डाल सकते हो। इसका मतलब पहले तो डिस्टेंस ये थी, इस बार डिस्टेंस कितनी आ गई, ये बीचों बीच है तो आधी आ गई, यानी कि कितना लिख सकते हैं, D100 पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। पहले कितना था, A था, अब कितना हो गया, A/2। ठीक है, अब आप क्या करो, दूसरा 110 लो, तो उस केस में क्या करो, डायगोनली मिला दो, ये वाला कर सकते हो। तो अब आप सोचिए कि जो डायगोनली मिलाया हम लोगों ने, पहले अपने पास ये था, ये था, ये था, अब हमारे पास क्या है, बीचों बीच एक एटम और है। तो यदि इस डायगोनल को मिलाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ये प्लेन खींचेंगे, तो क्या ये एटम, चाहे जैसे ये वाली कंडीशन थी उसमें ये प्लेन खींचा गया था, तब भी ये इस तरीके से आ रहा था, और अब यदि हम एक बीच में एटम लेके चलते हैं तब खींचते हैं, तो भी वो एटम इस प्लेन में अपने आप ही आ जाएगा। मतलब हम लोग यदि 110 खींचेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो ये BCC का बीच वाला एटम है, वो किस में आ जाएगा, इस 110 प्लेन के अंदर ही आ जाएगा। तो हमें कोई एक्स्ट्रा प्लेन खींचने की जरूरत नहीं होगी। इस वजह से जो डिस्टेंस होगी, तलों के बीच की दूरी होगी, वो ठीक उतनी ही होगी 110 वाले के लिए जितनी SC के लिए होती है, और वो किसके इक्वल होगी, A/√2 के इक्वल। ठीक है, तीसरे वाला 110 आ गया, सॉरी 111 आ जाएगा। अब देखो यहाँ वाला, इस वाले डायग्राम को देखो आप, इस वाले डायग्राम में देखो, जस्ट इसके ऊपर डायग्राम है, अब बीच में एक एटम और पड़ा। इसका मतलब क्या होगा, अब हमारे पास में हमें एक ऐसा और तल बनाना पड़ेगा बीचों बीच 3D के अंदर, या 111 के लिए, ताकि ये वाला इसे बीच वाला एटम है वो भी उसमें क्या करे, आ जाए या कंट्रीब्यूट करे। तो उस केस में ये क्या होगा, इन दोनों के बीचों बीच होगा, तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना उस चीज का। उस केस में ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पहले कितनी थी अपने पास में, A/√3, अब कितना कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इस जो BCC स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो 110 प्लेन है वो तो ठीक उतना ही आएगा जो SC का है, और D100 किसके इक्वल आएगा, जो SC का उसका आधा, और D111 किसके इक्वल आएगा, जो SC का है उसका आधा आएगा, यानी 1/2 आएगा किसका, A/√3 का। इसी प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, FCC स्ट्रक्चर, और FCC स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से एक क्यूब होता है, प्रत्येक फेस के ऊपर भी क्या होगा, एक एटम है वो स्थित होगा। वापस से वही बात स्पष्ट हो रही है, ये वाला एक प्लेन था, ये वाला भी एक प्लेन था। अब इस वाले एटम को कौन लेगा, इस वाले, देखो इस वाले फेस के ऊपर बीच में एक एटम आया, उसको तो ये वाला पूरा का पूरा जो प्लेन है वो लेके चला गया। ठीक है, इस वाले पे उसको भी लेके चला गया। अब ये बीच में है दो तो, और जस्ट एक तो सामने वाले फेस पे, एक पीछे वाले फेस पे भी है, तो बीचों बीच मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लेन खींचना पड़ेगा। अब क्या जाएगा, देखो एक पॉइंट यहाँ जाएगा, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, मतलब इस प्लेन के ऊपर आ गए क्या, ये सभी के सभी जो भी यहाँ बीचों बीच पड़े थे। इसका मतलब अब क्या होगा, इस वाले के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीचों बीच प्लेन खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास में FCC में D100 कितना हो जाएगा, पहले SC में A था, उसका कितना हो गया, आधा हो गया, तो कितना लिखे, A/2 लिखे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब की बार हम BCC जो भी 110 स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बारे में और बात कर लेते हैं। हमारे पास पहले ऐसी कंडीशन थी, ढंग से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी, ये हमारे पास एटम थे, हमने क्या कर रखा था, कुछ इस तरीके से, ये 110 की बात चल रही है। ठीक है, ये फेस था। अब देखो एक यहाँ पर भी पड़ा है, और एक जस्ट बाहर वाले फेस पे पड़ा है, एक जस्ट पीछे वाले फेस पे पड़ा है, एक यहाँ पर भी पड़ा है। तो देखो इसको कौन, ये वाला और ये वाला, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये क्या रहेगा, एक जैसे जस्ट आगे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से क्या क्या कह सकता हूँ मैं कि ये जो हमारे पास में बनेगा, अब और प्लेन बनेंगे, जो भी दो प्लेन बनेंगे, जो SC के प्लेन है
सिंपल क्यूबिक के प्लेन है उसकी तुलना में क्या रहेंगे, उनके बीच की दूरी आधी रहेगी, यानी एससी में कितना था a/√2, तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, किसमें, D110 में। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं 111। 111 की स्ट्रक्चर किस तरीके की थी, कुछ इस तरीके की थी। अब देखो ये वाला आप ऐसे सोच के देखिए, ये अपने पास यहाँ बीचों बीच एक एटम पड़ा है, मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये बीच वाला एटम इस लाइन के ऊपर आ जाएगा क्या। अब इसमें सोचिए, ये हमारे पास लाइन है, ऐसे ही है सेम इस तरीके से, तो ये बीच वाला इसमें आ गया। इधर देखें तो इधर भी ये लाइन इस तरीके से, ये सामने के फेस पे, तो ये वाला बीच वाला भी यहाँ पे आ गया। एक लाइन यहाँ खींची मैंने तो इसमें भी ये आ गया। ठीक है, यानी ये वाले सारे इसके अंदर आ गए, आगे वाले इसमें आ जाएंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि 111 वाला जो प्लेन है वो ठीक उतना ही होगा जो कि इसका होता है, सिंपल क्यूबिक का होता है। ठीक है, इसका मतलब D111 किसके इक्वल आएगा, a/√3 के। ठीक है, थोड़े से डायग्राम से ज़्यादा विजुलाइज हो पाएगा, इस तरीके से ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को डायग्राम शो करता हूँ। इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लिखा कि सरल गणीय संरचना के लिए फलक केंद्रित गणीय सरल गणीय अंत केंद्रित और फलक केंद्रित गणीय संरचना के लिए तल 1001111 दर्शाने हैं। ठीक है, तो ये वाला एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं करना। सबसे पहले क्या डाल लो, सरल गणीय संरचना डाल लो। अब देखो आराम से विजुलाइज हो जाएगा आप। आराम से विजुलाइज हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक डाल लो। अब बात करते हैं इसकी, ये डायग्राम बनाने हैं। देखो ये डिस्टेंस, ये जो लाइनें खींची हुई ये प्लेन है, इनके सब के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D100। अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरे प्लेन खींचे D110, तो कुछ इस तरीके से आ गए। ये डिस्टेंस निकालने हम लोगों को, ये वाला डिस्टेंस। इसके बाद हमें क्या करना है, D111, तो हमारे पास में ये वाले आ जाएंगे कुछ कर्व, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से विजुलाइज हो रहे होंगे। और ये क्या है, सिंपल क्यूबिक जालक के तल हैं, कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो क्या करो आप लोग, स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये डायग्राम बना लो। ठीक है, इसके बाद में क्या कर लो, नेक्स्ट स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्या लिखो, घनी जालक के तलों के मध्य अंतराल D H K L निम्न होता है। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले 100 के लिए तो H की वैल्यू 1 बाकी सब 0, 111 के लिए H और K की वैल्यू 1 1 बाकी सब 0, और 1 के लिए तीनों की वैल्यू 1। ठीक है, और ये रेशियो निकालेंगे तो अपने पास इतना रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पॉज कीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, इजी सा काम है। इसके बाद में हम चलते हैं अंतः केंद्रित घनीय में, BCC के अंदर चलते हैं। ठीक है, BCC के अंदर हम लोग चलते हैं। तो BCC के अंदर हम ये लिख सकते हैं, अंतः केंद्रित घनीय संरचना में एक कोष्ठिका के अंदर बिंदु पर एक ऊर्जालक बिंदु होता है, पता ही आपको। सरल घनीय संरचना के तल 100 तथा 111 के मध्य एक अतिरिक्त तल इन तलों के मध्य स्थित होगा। ठीक है, BCC संरचना में तल 100 तथा 111 के मध्य अंतराल SC संरचना का आधा रह जाएगा। यही बात तो हम लोगों ने अभी देखी है। देखो अब देखो, हम लोगों ने जो बीच में और तल आए ना, ये लाइन लिखना, आप क्या डालना, सेकंड डाल के अंतः केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, ये लिख लेना BCC, फिर ये लाइनें लिख लेना 2-3। उसके बाद में डायग्राम देखना, इन डायग्राम के ऊपर फोकस करो आप। ठीक है, ये डायग्राम अपने पास में। अब देखो ये वाला लाइन किसके लिए, जैसे ये आडी लाइन खींच रखी है ना मैंने, ये वाली तो किस केस में थी, पहले वाले केस में थी। अब यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है, पर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये खड़ी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, ये एडिशनल प्लेन और आ गया अपने पास में। क्यों, क्योंकि बीचों बीच देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट किसका है, ये सिंपल क्यूबिक के अंदर BCC स्ट्रक्चर है, उसके लिए ये बीच में एक एटम होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये टोटल अपने पास में एक क्यूब था। ठीक है, एक दूसरा ये क्यूब था। तो ये जो आडी लाइनें हैं वो किसके लिए है, वो पहले भी थी अब भी है। और ये अपने पास में क्या, खड़ी लाइनें अब आई है, पहले नहीं थी। अब देखो पहले प्लेन कितना था, इतना था, बीच में कोई प्लेन नहीं था। अब बीचों बीच एक प्लेन और आ गया, तो सिंपल क्यूबिक की तुलना में ये D कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पहले A था, अब कितना हो जाएगा, A/2। अब बात करते हैं इस वाले की, 110 की। इस वाले केस में देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीचों बीच एटम है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इस वाले की बात करते हैं।
ठीक है, ठीक है। इस वाले में कौन सा 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 के अंदर हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये शो नहीं कर रखे प्लेन, हम शो कर लेते हैं। एक तो यहाँ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना लो, ये किसके लिए हो जाएगा 1 1 1 प्लेन के लिए अपने पास डायग्राम हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में क्या कर सकते हो, इसकी ये मैथमेटिक्स कर सकते हो। अंतः केंद्रित घनीय तलों के मध्य अंतराल निम्न होंगे, ये आधा हो जाएगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके अंदर क्या चेंजमेंट होगा, ये भी आधा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो आप, फलक केंद्रित घनीय संरचना 3 नंबर डाल लो और ये लाइन लिख लो। फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्या होगा, जो हमारे पास में फलक केंद्रित घनीय संरचना में जो हमारे पास 1 0 0 1 1 0 तल है के मध्य दूरी तो क्या होगी, सरल घनीय जालक की तुलना में आधी होगी, ठीक है। और ये तथा 1 1 1 तल की सरल घनीय जालक के समान ही रहेगी। इसमें थोड़ा चेंज होगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये अपने पास एक डायग्राम है, आप लोगों ने क्या किया, स्क्रीन को पॉज कीजिए, ये कॉपी कीजिए, ठीक है। ओके, डायग्राम में आते हैं। ये 3 अपने पास डायग्राम बनेंगे। अपने पास इस बार क्या फेस के ऊपर भी क्या है, एटम है, ठीक है। तो उस केस में क्या 1 0 0, तो ये वाला आ जाएगा, फेस वाले एटम कंट्रीब्यूट करेंगे। इस वाले के अंदर 1 1 0, तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, फेस वाले एटम भी आ रहे हैं ना, ठीक है। इसके अलावा ये वाला आ जाएगा, तो ये किस तरह 1 1 1। क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक थोड़ी सी गलती की, पिछले वाले बीसीसी के अंदर हम लोग यहाँ पे पॉइंट बनाने लग गए थे, ये वाले पॉइंट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर कैसी है, बीसीसी स्ट्रक्चर होती है, और बीसीसी स्ट्रक्चर के बीचों बीच एक एटम होता है, ये वाला एटम रह गया। ये जो एटम आएंगे ना, ये वाला मैंने 2 पॉइंट बना दिए, पॉइंट वास्तव में यहाँ नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, और बीसीसी स्ट्रक्चर के सेंटर के ऊपर एटम होता है या पॉइंट होता है, ना कि फेसेज के ऊपर। तो यहाँ आप लोगों ने यदि गलती से बना लिए हो तो उसके लिए सॉरी, और यहाँ पे इसको हटा देना, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर कौन सी पढ़ रहे थे, बीसीसी, दिमाग में एफएससी चल गया था, तो ध्यान रखना ये बीसीसी स्ट्रक्चर का डायग्राम, और बीसीसी स्ट्रक्चर में सेंटर के ऊपर क्या होता है, एटम होता है, ना कि फेसेज के ऊपर। तो ये पॉइंट मत बनाना यहाँ पे, ठीक है। वापस एफसीसी में आते हैं। अब एफसीसी में देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये वाले जो एटम है वो फेसेज के ऊपर है, देखो सेंटर पे कोई एटम नहीं है, ठीक। तो फलक केंद्रित घनीय संरचना के जालक नियतांक क्या होंगे, जालक अंतराल क्या होंगे, निम्न होंगे। इसके बाद ये कर दो, तो कितना आ जाएगा D1 0 0 a/2, D1 1 कितना a/√2 का कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख लो, D1 1 कितना आ जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये वाली D1 1 1 a/√3, और अनुपात कितना आ जाएगा 1:1/√2 2/√3। तीनों को लिखिए और उनको अनुपात के रूप में लिख दो, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि खुद को प्रैक्टिस करनी होगी, डायग्राम बनाना, फिर वापस से आप लोग इसको समझना, कर लोगे। यदि कोई डाउट आए तो मुझे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी देखनी है बस, कि हमारे पास में 2 प्रकार के क्या होते हैं, ठोस होते हैं। एक तो कौन से, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और एक कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब निश्चित ज्यामितीय संरचना होनी चाहिए, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होगी। क्रिस्टल का मतलब जो भी एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, नियमित होगी, इस तरीके से। तो उस केस में तो ये क्या होंगे, ये डिस्टेंस क्या है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी, ठीक है, ये बी, ये बी, ये बी और ये बी। तो ये तो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है।
एक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जैसे ये डिस्टेंस ए है, अगली हो सकता है बी हो, उससे अगली सी हो सकती है, उससे अगली डी हो सकती है, तो रैंडम स्ट्रक्चर हो, निश्चित कोई ज्यामिति नहीं हो, तो उस केस में क्या होंगी, एक्रिस्टलीय ठोस होंगी। इसके अलावा एक टर्म और होती है बहुक्रिस्टल या बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टल का मतलब तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुक्रिस्टल, क्रिस्टल क्या है, एक से ज्यादा है, इसका मतलब बहुक्रिस्टल। अब बहुक्रिस्टल के अंदर क्या होगा, खूब सारे क्रिस्टल होंगे, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर लघु क्रिस्टल होंगे। लघु क्रिस्टल का मतलब कोई अपने पास में एक पूरा का पूरा, मान लो ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इतना बड़ा, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होंगे, कुछ से निश्चित रेंज के अंदर क्या होगी, एक फिक्स स्ट्रक्चर होगी। जैसे मान लो मैंने इतने डिस्टेंस ली और यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गई। जैसे मान लो ये वाला भाग है, इस वाले भाग में इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट नहीं है, कुछ मान लो इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, इधर कुछ किसी और तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो इतना सा भाग है, क्रिस्टल की तरह तो बिहेव कर रहा है, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है, इस वाले भाग की भी क्या एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है, इस वाले भाग की भी क्या एक निश्चित ज्यामितीय संरचना है, परंतु इस वाले भाग की ज्यामितीय संरचना इसके बराबर नहीं है या इसके जैसी नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गए, खूब सारे, एक बहुक्रिस्टल है, इसका मतलब क्या होगा, खूब सारे लघु क्रिस्टलों से मिलके बना होगा, और इस लघु क्रिस्टल संरचना को जो सॉलिड स्टेट है उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, रेणु। यहाँ पे रेणु किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर या ये वाली स्ट्रक्चर है या ये वाली स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेणु बोलते हैं, या कई बार दाना भी बोला जाता है, ठीक है, ये वो दाने नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाणु, ठीक है, ये भी इसको बोलते हैं। क्लियर। अब देखो ये जो रेणु है या क्रिस्टलाणु है, ये सभी के सभी कोई एक बाउंड्री से सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो बाउंड्री है इसको बोलेंगे रेणु परिसीमा, ठीक है। और ये बनते किसकी वजह से है, शीतलन की वजह से, ठीक है, ये बनते कब है, शीतलन के दौरान, ठीक है। तो ये हमें कुछ थ्योरी लिखनी है, तो लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, एक मिनट, ठीक है, क्या हेडिंग डाल लो, क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिसमें एक कोष्ठिकाओं की नियमित व निश्चित आवर्तिक ज्यामितीय आवृत्ति होती है, जिन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में यह व्यवस्था क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन में होती है। एग्जाम्पल क्या, चांदी, सोना, क्षारीय धातु आदि, कुछ इस तरीके से ये निश्चित अरेंजमेंट होता है। ध्यान रहे एक लाइन लिखी हुई है, यह व्यवस्था क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन में होती है, इसमें क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो, बहुक्रिस्टलीय ठोस। बहुक्रिस्टलीय ठोस में काम की बात है, क्रिस्टलाणु, ये है क्या है, क्रिस्टलाणु, कुछ इस तरीके से लिखना, क्रिस्टलाणु, ठीक है, क्रिस्टलाणु या रेणु या दाना, क्या लिखना, क्रिस्टलाणु। क्रिस्टलीय, स्क्रीन को पॉज कीजिए, लिखिए इसमें, क्रिस्टलीय पदार्थों में लघु क्रिस्टल संरचना को रेणु कहते हैं। ये रेणु क्रिस्टलीय पदार्थों में शीतलन के दौरान बनते हैं। किसी क्रिस्टल में रेणु का विन्यास यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक का मतलब कोई एक रेणु अलग तरीके से होती है, दूसरी किसी और तरीके से होती है। रेणु परिसीमा, जहाँ पर क्रिस्टलाणु मिलते हैं उसे रेणु परिसीमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, स्क्रीन को पॉज करके उसके आगे करते हैं, ठीक है। रेणु परिसीमा, जहां पर क्रिस्टलाणु मिलते हैं उसे रेणु परिसीमा कहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जो विभिन्न आकार अथवा विन्यास में क्रिस्टलाणु से बने होते हैं, ये बहुक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, बर्फ, चट्टान, टीसी। इस तरीके से डायग्राम बना लो। ये जो है पॉइंट, इनको रेणुदाना कहते हैं, और ये जो परिसीमा है ये क्या है, रेणु परिसीमा, ठीक है। इसके बाद में क्या है अपने पास, एक और छोटी सी लाइन है, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ऐसे ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, कांच, प्लास्टिक, रबड़, ईटीसी। स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इलेक्ट्रॉन विवर्तन।
छोटा सा एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विवर्तन, थोड़ी सी क्वांटम काम में आएगी। इलेक्ट्रॉन विवर्तन, देखो इलेक्ट्रॉन विवर्तन क्या होता है। तो एक चीज जानते हैं हम लोग, लेमडा किसके इक्वल होता है, डी ब्रोगली के अनुसार h/√2m, ठीक है, या h/p, एक ही बात है। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो किसके इक्वल होता है 12.27/√v। v यहाँ पे क्या है, विभव, या इसको और मैथमेटिक्स में लिखना चाहूं तो 150/√v लिखा जा सकता है। अब यदि मेरे पास में क्या हो, सपोज v कितना लूँ मैं 150 लूँ, तो उस केस में लेमडा मेरे पास में कितना आएगा, लगभग 1 एंगस्ट्रम के इक्वल आएगा। ये मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से सिंपल सी, v की जगह मैंने 150 रखा तो उस केस में लेमडा 1 आएगा, और ये लेमडा 1 किस में आता है, एंगस्ट्रम में, और v 150 क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना, जूल वगैरह में नहीं होना चाहिए। v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। v को पोटेंशियल भी बोल सकता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे ले सकता हूँ। EV लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, v है तो क्या वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लेमडा किसके इक्वल, 1 एंगस्ट्रम के इक्वल। अब देखो जो भी हमारे पास में कोई एक जालक होता है, एटम होते हैं और हमारे पास क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो तल हैं, एटम्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन हम लोग कह सकते हैं, तलों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, d होता है, और एटम्स के बीच का सेपरेशन a, b या c होता है। ये सारे भी किस रेंज के होते हैं, एंगस्ट्रम रेंज के होते हैं। और आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि कोई घटना किसकी, विवर्तन की। विवर्तन की घटना तब भी हो सकती है जब हम लेमडा लगभग कितना ले, ए ले। यहाँ पे ए क्या था, वो साइज थी, ठीक है। एटम्स के बीच की डिस्टेंस मान लो, तलों के बीच की डिस्टेंस जो भी वहां पे हम लोग ले रहे थे वो साइज थी, और ये लेमडा क्या थी, जो भी प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी उसकी तरंग दैर्ध्य थी। और नॉर्मली हम विवर्तन अक्ष किरणों का विवर्तन करवाते थे वो किसके द्वारा करवाते थे, अक्सरेज के द्वारा करवाते थे। आप लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में एक देखा होगा, जो भी ब्रेग का समीकरण है उस ब्रेग के समीकरण में हम लोगों ने किसको काम में लिया, अक्स किरणों को काम में लिया, ठीक है। तो ये लेमडा प्रोपोर्शनल टू लगभग क्या होना चाहिए, लेमडा एक के इक्वल होना चाहिए, साइज के लगभग बराबर होना चाहिए। उस केस में क्या हो सकता है, विवर्तन की घटना घटित हो सकती है। और हम लोग कैलकुलेशन करें, यदि हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन उत्पादित करने वाला या इलेक्ट्रॉन पुंज निकालने वाला कोई एक हम स्रोत लें, और उस इलेक्ट्रॉन पुंज के जो भी स्रोत लिया जा रहा है उसको कितना विभव दिया जाए, 150 दिया जाए, यानी जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके लिए कितना एनर्जी दूं मैं, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं या 150 वोल्ट विभव दूं, तो उस केस में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस रेंज के आएंगे, 1 एंगस्ट्रम रेंज के आएंगे। अब देखो विवर्तन नॉर्मली किसकी घटना है, नॉर्मली विवर्तन तो घटना किसकी है, तरंग की घटना है, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने पास में क्या है, ये कणीय प्रकृति का है। परंतु डी ब्रोगली ने क्या कहा कि किसी कण के साथ में क्या एसोसिएट रहती है, एक तरंग एसोसिएट रहती है, और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितना होती है, h/p होती है। इलेक्ट्रॉन के केस में उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 150/v का अंडर रूट। तो हम लोगों ने बाहर से 150 वोल्ट देके ये चेक कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो भी तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, 1 एंगस्ट्रम की। और यही लगभग क्या होते हैं, 1 एंगस्ट्रम एटम के अंदर साइज होती है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा विवर्तन ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से किसके लिए होता है, अक्स किरणों के लिए। बस यही काम हम लोगों को करना है। तो हम क्या करें, एक हेडिंग डालें। हेडिंग क्या डालनी है हमें, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, ठीक है। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन विवर्तन में लिख लीजिए, हम जानते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के साथ एक लेमडा तरंग दैर्ध्य की तरंग संबंध रहती है, अर्थात लेमडा इक्वल्स टू h/p। ये वाला लिख लो स्क्रीन पोज करके, ठीक है। स्क्रीन पोज कीजिए और लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन। ठीक है, उसके बाद में आता है, स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य परमाणु कंपनों के मध्य दूरी की कोटि के समान है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी अक्स किरणों की तरह क्रिस्टल द्वारा विवर्तन होगा, जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण निम्न है, ठीक है। क्या क्या लक्षण होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इसका मतलब क्या होगा, जबकि अक्स किरणें क्या है, अक्स किरण है तो आवेशित नहीं है, निरावेशित है, ठीक है। उनका आवेश कितना है, 0। तो आवेशित कण है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रबल, जो अन्योन्य क्रिया वो क्या करेगा, प्रबल करेगा, ठीक है। तो कुछ लक्षण है, वो लक्षण भी आप लोगों के एग्जाम पूछ जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लो स्क्रीन पॉज करके। इसके बाद में
कुछ और है। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल द्वारा सरलता से आवेशित हो जाते हैं क्योंकि अब्जॉर्प्शन करेंगे क्रिस्टल से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आता है। इलेक्ट्रॉन विवर्तन पतली फिल्मों, क्रिस्टल फ्रस्ट नैनो कण की क्रिस्टल संरचना के लिए अधिक उपयोगी है। मतलब हम क्या करेंगे, देखो ये हम लोगों ने देखा था, किसके लिए देखा था, ब्रेग समीकरण से देखा था। तो ब्रेग समीकरण क्या कहती है, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। ठीक है, तो मैं बाहर से कोई लेमडा तरंग दैर्ध्य की कोई किरण आपतित करवाऊं और किस एंगल के ऊपर आपतित करवा रहा हूं, जो भी हमारे पास में ब्रेग के अनुसार परिकिरण कोण है वो थीटा, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी क्रिस्टल है उन क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी डी निकाली जा सकती है क्या, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लेमडा। तो डी कितना लिख सकता हूँ, n लेमडा अपॉन 2 sin थीटा। तो लेमडा मुझे पता चल जाए, n मुझे पता चल जाए, तो मैं क्या, थीटा मुझे पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो भी क्रिस्टल के तल उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिस्टल संरचना की स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के लिए परमाणु की परिकिरण क्षमता अक्ष किरणों की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इसलिए गैसों द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन में अक्ष किरण विवर्तन की तुलना में कम उद्भासन समय लगता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूट्रॉन विवर्तन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन। ठीक ऐसा ही है न्यूट्रॉन विवर्तन की। देखो अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा कि हेडिंग डाले ना न्यूट्रॉन विवर्तन, कि कोई भी एक पार्टिकल उसके साथ में क्या एसोसिएट रहती है, एक वेव जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। ठीक है, या क्या लिख सकता हूँ, h अपॉन √2me। देखो यहाँ पे h अपॉन √2me की कैलकुलेशन करके देखा जाए न्यूट्रॉन के लिए तो 0.28687 के लमसम आता है अपॉन √v। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना किसी कंपटीशन विशेष के लिए भी। वैसे आप कैलकुलेट करना चाहो तो h की वैल्यू पुटअप करो, m की वैल्यू पुटअप करो। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पे v नहीं आएगा, यहाँ पे आप क्या लो, E लेके चलो, क्योंकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगी, एनर्जी होगी, क्योंकि E को हम कितना लिख के चलते हैं। देखो क्यों नहीं आएगा उस चीज को स्पष्ट करता हूँ पहले। हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू कितना, h अपॉन √2me। E इक्वल्स टू नॉर्मली हम लोग कितना लेके चलते हैं, E ऊर्जा बराबर किसके इक्वल होती है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे E का मतलब ऊर्जा है, V का मतलब विभव है, विभव को मैं किससे गुणा करवा दूं, आवेश से गुणा करवा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। पर न्यूट्रॉन का आवेश तो कितना है, शून्य है, इस वजह से हम लोग ये वाला रिलेशन लिख ही नहीं सकते। ठीक है ना, ध्यान रखना, E और V के बीच में संबंध ही नहीं लिख सकते, क्योंकि ये संबंध तो उस केस में जब कोई क्यों आवेश होगा, आवेश तो है ही नहीं, तो इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते। तो हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला रहेगा h अपॉन √2me। क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बाहर से कोई ऊर्जा देंगे वो न्यूट्रॉन को प्राप्त नहीं होगी, और यहाँ से तो क्या होगा, क्यों आवेश उसका जीरो है, तो ऊर्जा बाहर से दो ऊर्जा दोगे तो भी E किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाला रिलेशन, ये न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, यानी उसका चार्ज जीरो, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ई करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं उस केस में, एच और एम की किस वैल्यू पुटअप की न्यूट्रॉन के लिए, तो अपने पास लैम्डा आएगा 0.287 अपन √e। 6 भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो, वेवलेंथ लगभग कितनी हो, 1 एंगस्ट्रम की कोटि की आ जाए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी जालक तल है उनमें जो भी अंतराल और किसके इक्वल होता है, लगभग 1 एंगस्ट्रम के आसपास का होता है। तो यदि हमारे पास 1 एंगस्ट्रम के आसपास की वेवलेंथ आ जाए तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रॉन होगा उस न्यूट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य एसोसिएट वेव है वो भी क्या करवा पाएगी, विवर्तन का फिनोमिना करवा पाएगी, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना करवा पाएगी। अब 1 एंगस्ट्रम वेवलेंथ होने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, तो मैं यदि ऐसे करूं, यहाँ पे 1 लिख दूं और यहाँ पे 0.87 अपॉन √e, और इससे मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास कितनी आएगी एनर्जी, 0.082 के लमसम आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, 0.082 के आसपास आ जाएगी। क्लियर। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन के द्वारा भी विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या चाहिए, लेमडा इक्वल्स टू हमें 1 एंगस्ट्रम चाहिए। उस केस में हम लेमडा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए 0.286 या 87 अपॉन √e। ई यहाँ पे किस में होता है, एनर्जी है, या तो जूल में होती है या किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि हम लेमडा इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रम चाह रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन विवर्तन हेडिंग डाल लो और स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हम जानते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार न्यूट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात न्यूट्रॉन के साथ में सदैव एक सहचारी तरंग संबद्ध होगी जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। यहाँ तक लिख लो। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में स्क्रीन को पॉज कीजिए, आगे लिखिए क्रिस्टल द्वारा न्यूट्रॉन विवर्तन का अध्ययन करने के लिए इसका तरंग दैर्ध्य लगभग एंगस्ट्रॉम के तुल्य होना चाहिए, जिसके लिए न्यूट्रॉन की आवश्यक ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अर्थात न्यूट्रॉनों के द्वारा भी क्रिस्टल का विवर्तन किरणों के समान ही होता है, जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण निम्न है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या लक्षण होते हैं उनको देखते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित कण होने के कारण, सबसे पहली चीज न्यूट्रॉन अनावेशित कण होने के कारण इलेक्ट्रॉन से विवर्तित ना होकर, खास बात किससे विवर्तित होगा, नाभिक से विवर्तित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंट्रक्शन होगा न्यूट्रॉन का वो नाभिकीय बलों के द्वारा होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नाभिक में होते हैं, इस वजह से नाभिक से विवर्तित होगा। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण न्यूट्रॉन विवर्तन की सहायता से किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ये लाइन आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं समझ में आ रही होगी। जो भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उसकी फर्स्ट यूनिट में यही चीजें पढ़ेंगे कि जो भी न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, वैसे आप समझ सकते हो कि न्यूट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के सापेक्ष भी क्या करता है, चक्रण करता है, स्पिन मोशन करता है। और स्पिन मोशन करने की वजह से आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की थर्ड यूनिट में पढ़ा था कि कोई भी चक्रण की वजह से क्या आएगा, आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। वहां हम किसकी बात कर रहे थे, आघूर्ण की बात कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, यानी N और S पोल बन जाएंगे। ये सब किसकी वजह से होंगे, ये घूर्णन की वजह से होंगी, किसी अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी इस चीज को पढ़ेंगे कि किस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण बनते हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर अपने पूरा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन विवर्तन के द्वारा कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। ये एक इसका स्पेशल यूटिलाइजेशन है किसका, न्यूट्रॉन विवर्तन का। थोड़ी सी ये चीजें हैं ध्यान में रखने वाली है, ध्यान में रखना। आसान सी चीजें थी, समझने वाली चीजें मैंने समझा दी और हम लोग इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। चलो ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर देना, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे।